हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आपने मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने लखनऊ के ऊपर डाली थी, जो उसमें दो गैंगस्टरों के आपस में वॉर हुई थी कोर्ट में, आपने उस पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। वो मैंने वीडियो में ऐसी वीडियो ना रेगुलर डालता रहता हूँ कि अगर कोर्ट में क्या चल रहा है, कोर्ट की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, स्ट्राइक कब होती है, स्ट्राइक से क्या फ़ायदा है, किस चीज़ के लिए स्ट्राइक है, इस तरह की वीडियो में डालता रहता हूँ। और साथ में दोस्तों IPC मैंने अपने सेक्शन 93 तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं आपको सेक्शन 94 और 95 दो कंप्लीट करूंगा अपनी इस वीडियो में। उसके बाद जो हमारा अगला 96 स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं प्राइवेट डिफेंस, 96 से वो स्टार्ट करूंगा मैं इसके बाद अगली वीडियो में। तो दोस्तों एक बार आप देखें सेक्शन 94 क्या कहता है। सेक्शन 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। मतलब ऐसा कोई आपराधिक कार्य या ऐसा कोई कार्य करने के लिए जिसको विवश किया जाता है, मतलब उसको प्रेशर किया जाता है, कोई भी कार्य धमकियों के द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए उसको धमकी देकर वो कार्य करवाया जाता है। धारा 94 सेक्शन 94, इसके एक लैटिन मैक्सिम है जो है एक्टस मैन इनविटो फेसेट नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। इसकी लीगल मैक्सिम याद रख लेना, ये पूछ ली जाती है क्योंकि 3-4 लीगल मैक्सिम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको सिंपल सा दे देगा प्री के हिसाब से कि सेक्शन 94 में लीगल मैक्सिम कौन सी है। जो उसका अर्थार्थ है, मतलब जिसका अर्थ है वो क्या कहता है, मेरे द्वारा तथा मेरी इच्छा के बिना किया गया कार्य मेरा नहीं है। मतलब मैं जो कार्य कर रहा हूं, मेरे द्वारा किया गया कार्य और मेरी इच्छा के बिना किया गया कार्य, वो मेरा कार्य नहीं है, यह इस पर आधारित है। सेक्शन 94 का मूल तत्व यह है कि बाध्यता के अधीन किया गया कार्य जरूरत द्वारा या अपनी इच्छा द्वारा नहीं होता, भले ही आश्चर्य उसमें रहा हो। मतलब इसमें सिंपल से ये कहा गया है कि सेक्शन 94 सिंपल इसका मूल तत्व कहता है कि बाध्य के द्वारा कार्य, बाध्य करके कोई कार्य किया जाता है और वह कार्य जरूरी किया जाता है और वो उसकी इच्छा के बिना किया जाता है, चाहे उसमें उसकी इंटेंशन रही हो चाहे उसमें उसकी इंटेंशन ना रही हो। पर लेकिन अगर वो एक कार्य करता है सिर्फ किसी के प्रेशर में आके, ये प्रेशर की ही बात करता है, धमकियों द्वारा विवश करके, तो कार्य अगर कोई करता है तो उसको 94 का बचाव मिल जाएगा। धारा 94 का लाभ केवल उन मामलों में उपलब्ध होगा जिसमें तत्काल मृत्यु की धमकी दी गई है। मतलब सेक्शन 94 का जो लाभ मिलता है धमकी देने में विवश किया गया कार्य में, उसमें सिर्फ उसी का बेनिफिट मिलेगा जिसमें उसको तत्काल मृत्यु करने की धमकी दी जाती है। मतलब अगर आप उस कार्य को नहीं करोगे तो आपको मतलब मृत्यु के तत्काल इमरजेंसी में जो कार्य किया जाता है उसी के हिसाब से माना जाता है। तत्काल मृत्यु की धमकी से कम कोई भी धमकी धारा 94 की प्रतिरक्षा का आधार नहीं हो सकती। मतलब इसमें जो डिफेंस दिया गया है वो सिर्फ ये भी दिया गया है कि अगर आपको कोई मारने की धमकी देता है तो और आपसे वो मारने की धमकी में कोई कार्य करवाता है जो कि आपराधिक कार्य है, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 94 का। ये सिंपल सा कहता है। सेक्शन 94 में तत्काल मृत्यु के धमकी के अधीन किया गया कार्य क्षम्य है, यह एक सामान्य नियम है। मतलब सेक्शन 94 में जो धमकी दी जाती है तत्काल मृत्यु की, जो उसका कार्य है वो एक माफी योग्य है, यह एक जनरल रूल है। तो आप इसमें याद रखना, यह नियम दो अपवादों के अधीन है। इसके दो अपवाद हैं। पहला अपवाद क्या है कि तत्काल मृत्यु की धमकी के अधीन किया गया कार्य, जो तत्काल मृत्यु की धमकी दी जाती है उसके अधीन किया गया कार्य। तत्काल मृत्यु की धमकी के अधीन राज्य के विरुद्ध मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध कारित करना। मतलब इसमें दो ही अपवाद हैं जो मेन है। एक तो अपवाद जो मेन है वो है कि तत्काल मृत्यु की धमकी के अधीन किया गया कार्य है। जो एकदम कोई तत्काल धमकी दे आपको कि आप उसके साथ ये कार्य करो नहीं तो आपको मार देंगे, और वो जाके इस कार्य को कर देता है। या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो राज्य के विरुद्ध हो, मतलब जो राज्य के विरुद्ध कोई भी कार्य हो तो उस पर भी आपको उस पर प्रेशर किया जाए कि अगर आपने ये कार्य नहीं करा तो हम आपको मार देंगे। तो अगर आप अपने राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करा तो आपको मार देंगे। तो ये दोनों ही इसमें अपवाद है, आपको इसका बेनिफिट है। उपरोक्त अपवाद का नीतिगण अपराध यह है कि जहां तुम्हें, ये आप ध्यान से देखना, अभी जो बता रहा हूं, जहां तुम्हें अपनी मृत्यु तथा अन्य की मृत्यु के मध्य चुनाव करना हो तो वहां तुम अपनी मृत्यु को चुनो। ये एक नीतिगत आधार है, मतलब एक रूल्स है जो ये कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी मृत्यु और सामने वाले की मृत्यु होने वाली तो आप पहले उसकी जान बचाओ, जिसमें एक सिंपल सा पॉइंट है। और उसमें दूसरा पॉइंट एक और है कि राज्य को भी आत्मरक्षा का अधिकार है।
जैसे कंपनी होती है ना, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कि तीसरा व्यक्ति होता है कंपनी होता है, कंपनी को एक व्यक्ति मान लिया जाता है। तो उसी के हिसाब से इसमें ये कहा गया है कि जो राज्य होगा ना, जो स्टेट है, अगर उसके ऊपर भी जैसे कोई आतंकी हमला हो जाए या कुछ इस तरीके से है, तो ये कहते हैं कि जो राज्य है ना उसको भी अपना आत्मरक्षा का अधिकार है, वो भी अपनी रक्षा खुद करेगी। मान लो आप जैसे विद्रोह कर देते हैं, कोई व्यक्ति विद्रोह कर देते हैं, उसके बाद उसमें गोली चल जाती है, या जैसे किसी भी तरह का मान लो कश्मीर मान लो, पंजाब मान लो, जहाँ भी दिल्ली में दंगे हुए थे, तो उसी हिसाब से अगर उसमें लगता है कि भी राज्य के ऊपर कोई बात आ रही है और वो बात इस हिसाब से है कि उसमें गोली चलाना जरूरी है रोकने के लिए उस चीज को, तो उसमें भी राज्य को अपना अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अधिकार के हिसाब से सेक्शन 94 का बचाव ले सकता है। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है, चूंकि तत्काल मृत्यु के धमकी के अधीन किया गया आपराधिक कृत्य क्षम्य है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर कोई धमकी दी जा रही है तो उसमें अगर किसी को मारने के लिए या ऐसा बोला जा रहा है कि हम तुम्हें मार देंगे अगर आपने ये कार्य नहीं किया, तो तत्काल मृत्यु के अधीन किया गया कार्य अगर कोई आपराधिक कार्य कर रहा हो तो वो माफी योग्य है। अतः तत्काल मृत्यु के अधीन उस कार्य का उकसाना या प्रयत्न भी माफी योग्य है। मतलब अगर उस कार्य को करने के लिए अगर कोई उकसाता है और उसमें कोई प्रयत्न करता है, उसको मारने कोई प्रयत्न करता है, तो वो भी इसमें सेक्शन 94 में माफी योग्य है। सेक्शन 94 का लाभ ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिलेगा जो तत्काल मृत्यु से कम नुकसान की युक्तियुक्त आशंका के अधीन अपराध करता है। मतलब अगर कोई तत्काल मृत्यु के डराकर, तत्काल मृत्यु की धमकी देकर, अगर उससे कम में कोई अगर कोई कहता है कि मैं तुझे पीट दूंगा, अगर उसको मार दे, या मैं तुझे मतलब घर वालों को पीट दूंगा, तुझे पीट दूंगा, अगर इस तरह का कुछ बात कहता है तो वो इसमें नहीं आएगा, अगर वो तत्काल मृत्यु के अधीन नहीं है, कम नहीं है तो। और इसमें क्या है कि स्वयं को बाध्यकारी स्थिति में लाने के लिए साथ ही उत्तरदायी है। मतलब इसमें क्या है, जो सिंपल सा कि स्वयं अगर कोई भी यही सिचुएशन है कि जिसका वो उत्तरदायी होगा, और अगर वो खुद ही उस चीज के लिए बांधा है, उस कार्य को करता है वो उसके साथ में मिलके, तो भी वो इसमें उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति खुद उसके साथ मिलके वो कार्य करता है स्वयं अपने आप से, तो भी उसमें उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। केवल आवश्यकता जनिक बांधे द्वारा धारा 94 की परिधि में नहीं है। केवल जो आवश्यकता है, जो आवश्यक बांधाकारी है, मतलब जो मेन जो जरूरी है, वो अगर 94 के परिधि में नहीं है। मैं उसको बताता हूँ, ऐसे मान लो अतः भूख से मर रहे व्यक्ति द्वारा की गई चोरी, उसमें 94 का उसको लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है और वो कोई इस तरह का क्राइम करता है, तो वो ये कहता है कि भाई मेरी, ये स्वयं वाला आपको ये बता रहा हूँ मैं, वो ये कहता है कि अगर भाई मुझे भूख लग रही थी तो यार मुझे उसकी वजह से कार्य वो करना पड़ा, मेरी मजबूरन थी, तो उसका इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आंगल विधि राज्य के मूल्य पर अपने जीवन की रक्षा करने की अनुमति देती है। मतलब आंगल विधि होता है फॉरेन जो लॉ होता है, उसमें क्या है कि जो राज्य है जो उसके अंदर अपने जीवन की रक्षा करने की अनुमति देती है। मतलब वो ये कहती है कि जो अपना जीवन है आप उसको पहले बचाओगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई अपने जीवन से पहले आप दूसरों का जीवन बचाओगे, वो हमारे यहाँ के लोग कहता है। और जो फॉरेन लोग कहता है वो ये कहता है कि आप राज्य के साथ साथ अपनी खुद की रक्षा भी करोगे, आपको उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे सेक्शन 94 में भूख से मर रहे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उसको माफी योग्य नहीं देता, पर लेकिन इसमें उसको मतलब फॉरेन लॉ में उसको बेनिफिट उसका मिलता है। इसमें एक केस है MC सायरत 7046 का एक केस है। इसमें क्या है कि आंगला विधि वैवाहिक परपीड़न को भी मान्यता देता है। मतलब उसमें आंगला विधि कहता है जो शादीशुदा जो औरतें होती हैं, अगर उसके ऊपर कोई परपीड़न कर रहा है, उसको मारता है, पीटता है, या उसको मारने की धमकी देता है, या इस तरह का कुछ भी, तो उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा आंगला विधि में, मतलब फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग। सेक्शन मतलब हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ नहीं है, मैंने आपको फॉरेन लॉ के बारे में बताया है। सेक्शन 94 का उपबंध क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं को छोड़कर कोई भी बात अपराध नहीं है। मतलब हत्या या कोई मृत्यु अगर करता है तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, या कोई राज्य के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है तो उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा उसको इन बातों को छोड़कर उसको अपराध नहीं है। मतलब अगर वो उसके अलावा कोई भी कार्य करता है तो उसका 94 का उसको बेनिफिट
नहीं मिलेगा। जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिसमें उस बात को वो करते समय अपनी युक्ति रूप से यह आशंका कारित की गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। और इससे सिंपल सा कहा है कि अगर वो कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है और वो कोई ऐसा कार्य करता है कि जिसमें उसको ये आशंका है, युक्त उसको लगता है कि वो इसमें जो मार रहा है तो उसमें मर जाएगा व्यक्ति, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा अगर उसकी तत्कालीन मृत्यु उसमें हो जाती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसमें उसका बेनिफिट ये देखा जाएगा कि उसको बेनिफिट कैसे मिलना चाहिए। अगर उसको लगता है कि भैया किसी की धमकियों के द्वारा किया गया कार्य है तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, या उसको लगता है कि भाई कोई कह दे कि मैंने तो खाली इसको मारने के लिए कहा था, वो मर गया, तो उसमें उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो सब चीजें देखी जाएंगी इसमें क्या, परंतु यह तब उस कार्य को करने वाले व्यक्तियों ने स्वयं अपनी उन परिस्थितियों में ना डाला हो जिसमें वह ऐसी मजबूरी के अधीन है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसने अपनी स्वयं की ऐसी परिस्थिति ना बनाई हो उस मौके पर कि जिसमें उसको मजबूरी के अधीन हो, जिसमें उसको मजबूरी हो कार्य को करने की। दोस्तों सेक्शन 94 का स्पष्टीकरण है, आपको समझाता हूँ। स्पष्टीकरण पढ़ते आपको ना सेक्शन 94 प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 94 का स्पष्टीकरण क्या कहता है? पहला वाला, वह व्यक्ति जो स्वयं की इच्छा से डाकू की टोली में सम्मिलित हो गया था। एक व्यक्ति है जो डाकू की टोली में सम्मिलित हुआ था, इस आधार पर फायदा नहीं ले पाएगा कि वह धमकी के अधीन था। मतलब वो जो व्यक्ति था वो अपनी इच्छा से डाकू की टोली में जाकर अपने आप ही सम्मिलित हुआ था, तो जिसके कारण उसको सेक्शन 94 का बचाव नहीं मिलेगा। ऐसे इसमें एक दूसरा स्पष्टीकरण है, आप ये देखो। एक लोहार जो डाकुओं द्वारा अपने औजार सहित एक घर के द्वार तोड़ने के लिए विवश किया गया। मतलब एक लोहार है, जो लोहारी बोलते हैं, जो लोहे पीटता है, जो लोहार है वो जो डाकू होते हैं उनको औजार सहित किसी के घर में ले जाता है विवश करके, मतलब जबरदस्ती डराकर, ताकि डाकू घर में प्रवेश कर सके। जो लोहार है को इस अपवाद का लाभ मिलेगा। मतलब वो अपनी इसमें इच्छा से नहीं गया, ठीक है, उसको विवश करके ले जाया गया और उसको जबरदस्ती धमका के उसको ले जाया गया, तो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, परंतु ऊपर वाले में इसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 94 कहता है आपको बेनिफिट लेने के लिए। इसी हिसाब से एक सेक्शन है 95, तुच्छ अपहानि करने वाले कार्य। मतलब तुच्छ अपहानि मतलब तुच्छ मतलब ये होता है बहुत ही छोटा टाइप का। जैसे मान लो छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, मतलब थोड़ा फनी टाइप का एग्जांपल है कि छत पर किसी ने अपने पापड़ सुखा रखे थे, देन कोई व्यक्ति गया उसने उसको तोड़ दिए, तो वो करी तो उसने अपहानि, उसका नुकसान तो किया ही है, पर एक तुच्छ प्राकृतिक का नुकसान किया है। इसी तरीके से आप रोड पे खड़े हो, बस वाला आता है, और जब बस वाला आया उसने इतनी तेज मतलब स्पीड दी, तो जिसके कारण जो बस का धुआं था वो आपके मुंह पे आके लगता है, तो वो भी तो एक तरीके से आपको अपहानि कर रहा है, परंतु वो आता है तुच्छ हानि में। तो इस तरह तुच्छ हानि में बताया गया क्या है, पहले आपको परिभाषा बता देता हूँ तुच्छ हानि की। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है, मतलब सेक्शन 95 इसको अपराध नहीं बताता कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जाने वाली आसियत है या कारित होने की संभावना है। मतलब अगर कोई उससे अपहानि होती है या उससे होने वाली है या उससे होने का उसका ज्ञान है कि इससे मेरी कुछ उपहानि होगी, मतलब कोई नुकसान मुझे होगा, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति कोई भी उसकी शिकायत ना करे। मतलब यानी वो इतनी ही तुच्छ टाइप की इतनी तुच्छ प्राकृतिक की वो अपहानि है कि अगर कोई भी मामूली आदमी होगा और समझदार आदमी होगा और स्वभाव वाला आदमी होगा तो वो इस हानि से कोई शिकायत नहीं करेगा। तो सिंपल से ये कि छोटी सी की हुई गलती का इसमें इसको बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई भी गलती छोटी सी हो। ऐसे ही आपको बताता हूँ, धारा 95 की एक लीगल मैगजिम है जो ये कहती है, लीगल मैगजिम है कौन सी, डी मिनिमिस नॉन कुरेट लैक्स। तो ये लीगल मैगजिम है, ये याद रख लेना क्योंकि प्रिय बहुत पूछी जाती है। 95 वाली जो ये लीगल मैगजिम है ये आपकी बहुत पूछी जाएगी क्योंकि प्री के अकॉर्डिंग बहुत आती है। तो डायरेक्ट पूछता है कि ये जो लीगल मैगजिम है कौन से सेक्शन में बताई गई है, या तुच्छ अपहानि में कौन से सेक्शन में लीगल मैगजिम कौन से लागू की जाएगी। अर्थात इसका मतलब है विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, पर एक आधारित लीगल मैगजिम है कि मतलब जो है, जो विधि है, जो लॉ है, वो किसी भी छोटे कार्य पर, तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। इसी हिसाब से पॉइंट एक है लोक नीति। लोक नीति मतलब लोगों द्वारा नीति, लोगों की नीति। तो लोक नीति यह अपेक्षा करती है कि तुच्छ बातों में समय, श्रम और धन नष्ट न किया जाए। मतलब कि कोई भी तुच्छ कार्य अगर हो, उस तुच्छ कार्य में एक तो जो उसका श्रम है, जब उसका समय, एक तो उसके समय के साथ ना खिलवाड़ किया जाए,
और एक श्रम मतलब होता है घर या होम हो गया, शेल्टर हो गया, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है श्रम में, या कोई धन या उसके धन के हिसाब से उसको नष्ट ना किया जाए। अगर उससे अगर कोई नष्ट इतनी चीज नहीं हो पा रही है तो उसको तुच्छ हानि का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। अगर उसका नष्ट हो रहा है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को तुच्छ बातों के लिए आपराधिक दायित्व की चिंता तथा कठिनाई के अधीन नहीं डाला जाना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई तुच्छ प्रकृति का कार्य करता है तो उसको आपराधिक दायित्व मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी के अधीन उसको नहीं दिया जाना चाहिए, और ना ही उसको उसके अंदर चिंता करनी चाहिए, और ना उसको उसके अंदर डाला जाना चाहिए। दोस्तों, तुच्छ हानि का कुछ अपवाद भी है। मैं आपको इसका अपवाद बताता हूँ कि अगर इसका बेनिफिट है तो उसका अपवाद कहाँ पर है। अपवाद क्या है कि तुच्छता एक प्रतिरक्षा है। मतलब तुच्छ जो आप करते हो, तुच्छ कार्य कर रहे हो तो उसमें आपको एक प्रतिरक्षा मिलती है, परंतु किंतु यह पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है। मतलब पूरी तरीके से पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है। निम्न मामलों में तुच्छता प्रतिरक्षा मान्य नहीं है। मतलब जो निम्न मामले हैं उसमें तुच्छ बातें हैं वो उसकी प्रतिरक्षा को नहीं मानते हैं। इसका एक अपवाद है। जैसे कि एक तो है सामाजिक तथा आर्थिक अपराध। अगर आप समाज में कोई ऐसा अपराध कर रहे हो या किसी आर्थिक या किसी आर्थिक मतलब होता है इकोनॉमिकल टाइप का अपराध करते हो, धन संबंधी कोई अपराध हो, संपत्ति संबंधी कोई अपराध हो, अगर इस तरह का अपराध है या कोई समाज में आप ऐसा अपराध कर रहे हो कि तुच्छ नहीं लगता है समाज के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको उसमें तुच्छ अपराध में नहीं माना जाएगा, वो अपवाद हो गया। एक इसमें दूसरा है कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, जो बोलता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के अंतर्गत कोई भी अपराध हो तो वो इसमें तुच्छ हानि में नहीं आएगा। तीसरा क्या है इसमें, मूल्य नियंत्रण आदेशों के विरुद्ध, मतलब कोई मूल्य नियंत्रण होंगे जिसके आदेश होते हैं उसके अगर विरुद्ध कोई कार्य करता है तो तुच्छ अपहानि में नहीं आएगा। दोस्तों, इसी तरीके से इसमें 3 केस है, मैं आपको तीनों केस बताऊंगा। पहले केस है इसमें है स्टेट वर्सेस शिव गुलाम लाल, 1975 का एक केस था। इस केस में हुआ क्या था, तो एक पुलिस ऑफिसर होता है इसमें शिव गुलाम लाल, तो जो अपने सीनियर ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ एक अपील फाइल करता है एक सीनियर ऑफिसर को, मतलब अपने सीनियर ऑफिसरों के खिलाफ एक अपील फाइल करता है उनसे सीनियर ऑफिसरों को। तो जो उनसे सीनियर ऑफिसर होते हैं वो उसकी अपील को सुनते नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं बिना सुने। तो वो गुस्से में आकर वो क्या करता है, जो मतलब जो ऑफिसर होते हैं, बड़ा ऑफिसर जो है जो नहीं सुनता उसकी अपील को, उसके वो हल्का छाता मार देता है। जो छाता मारता है छाते से वो ऑफिसर जो होता है गिर जाता है, और गिरने से उसके चोट लग जाती है। तो इसमें जो कोर्ट का जजमेंट आया था वो क्या था, जजमेंट वो ये था कि अभियुक्त का कार्य तुच्छ कार्य नहीं है, धारा 323 आईपीसी के तहत दोषित किया गया। मतलब जो इस तरह का उसने उसको चोट पहुंचाई कि वो एक सेक्शन 319 में है उपति, उपति मतलब हर्ट, उसको चोट पहुंचाना, और 320 में ग्रेवियस हर्ट मतलब घोर उपति। तो उसने जो उसकी जो सजा है वो 323 में है, और इसकी जो उसको परिभाषित किया गया है वो सेक्शन 319 में परिभाषित किया गया, और 323 में से सजा बताई गई है उपति की क्या सजा है। तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिला तुच्छ उपति का। तो इसी तरीके दूसरा केस है जो है साउथ इंडियन रेलवे वर्सेस रामकृष्णन। तो इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में जो रामकृष्णन है उसने एक टिकट लिया, जो टिकट अनिश्चित था, मतलब कि वो टिकट जो उसने लिया वो गलत टिकट ले लिया। वो क्या था, बड़े आदमी का टिकट लिया, उसने बच्चे का टिकट ले लिया, तो जिसके कारण उसके ऊपर केस किया गया। जो एक केस हुआ रामकृष्णन के ऊपर, तो उसने इस चीज का फायदा लिया सेक्शन 95 का, कि मेरे से गलती हुई है, तुच्छ हानि में मेरे से गलती हुई है, तो मुझे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने उसको इसमें उसको छोड़ दिया था, उसको बेनिफिट दे दिया था। दोस्तों, इसमें जो तीसरा केस है वो है किशोरी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस वाले केस में हुआ क्या था कि जो परिवादी था, इसमें परिवादी था किशोरी मोहन, परिवादी मीन्स कंप्लेनेंट, और स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से जो हड़ताली कर्मचारी थे इनको बोलते हैं एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड होते हैं। तो इसमें हुआ क्या था पूरे केस में कि जो ये हड़ताल पर कर्मचारी गए हुए थे, तो जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए थे उसके बाद जो परिवादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसने इनकी हड़ताल को खत्म ना करने के लिए कुछ नहीं किया, ना इनकी कोई शर्तें मानी, ना इनकी कोई बातें मानी। तो जिस कारण जो हड़ताली कर्मचारी थे उन्होंने गुस्से में आकर जो किशोरी मोहन है, कंप्लेनेंट है, उसको एक जूतों का माला बनाकर उसको पहना दिया। तो जब उसको माला पहना तो उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ मानहानि की गई है। तो उसने कोर्ट में गया, वो उसने इससे बोला कि भाई मेरे साथ ऐसे मानहानि की गई है, बहुत सारे आदमियों के बीच उन्होंने मुझे जूतों का हार पहनाया।
तो इसमें कोर्ट की जजमेंट क्या आई थी मैं आपको बता देता हूँ। हड़ताली कर्मचारियों का कार्य जो परिवादी जो कंप्लेनेंट के लिए अपमानजनक था, मतलब कोर्ट ने भी इसको माना कि जो वो कार्य कर रहा है वो अपमानजनक कार्य कर रहे थे, यह तुच्छ कार्य नहीं था। इसमें मना कर दे कि तुच्छ कोटि के कार्यों में नहीं आते। उधर पर कोर्ट ने अपनी एक उदार दृष्टिकोण, मतलब एक गुड फेथ में कि भाई उनको वो ये कह रहे थे कि हमको नॉलेज नहीं थी कि भाई इस तरीके से जो हम कार्य कर रहे हैं वो तुच्छ हानि में ना आकर उसके मानहानि के लिए आए। तो उसने जो कोर्ट उसने उदार दृष्टिकोण से, मतलब अपने गुड फेथ के अंदर अपनाते हुए न्यायालय ने केवल चेतावनी देते हुए अभियुक्त गणों को छोड़ दिया। मतलब कोर्ट ने उसको इसमें रिहा दे दी अपनी दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण देखते हुए। तो उसमें जो अभियुक्त गण है, जो एक्यूज पर्सन है, उन सबको इस केस में छोड़ दिया गया। तो दोस्तों मेरे दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए, सेक्शन 94 और 95 मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। और इसके बाद जो मैं अपना नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाऊंगा 96 प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पे ऐसे बना रहना, और आप सब मेरी वीडियो पे काफी प्यार भी दे रहे हो। जैसे मैंने पीछे लखनऊ वाली डाली थी उसमें मुझे काफी बहुत ज्यादा प्यार दिया गया आपके द्वारा, और वैसे मैं आईपीसी पढ़ाई रहा हूँ उसमें मुझे अच्छा खासा प्यार मिल ही रहा है फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग। तो प्लीज मेरी वीडियो पर आप हमेशा ऐसी बने रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और प्लस कमेंट करना अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो मेरे से, और प्लस मेरी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चे उस चीज़ को पढ़ पाएँ। थैंक यू।